नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 118वें एपिसोड का चुनाव आयोग की पीएम ने सराहना की, देशवासियों से वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से देखा महाकुंभ, नागा सन्यासी बन रही 100 महिलाएं। 27 जनवरी को आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्र सरकार ने किसानों को बातचीत का दिया समय, 14 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी बैठक। डल्लेवाल से मिले केंद्रीय अधिकारी, बोले हमें भी चिंता। कोलकाता रेप मर्डर केस में संजय रॉय दोषी करार, 20 जनवरी को सजा का ऐलान। संजय रॉय बोला मुझे फंसाया गया है, इसमें आईपीएस शामिल। कांकेर मुठभेड़, 5 महिला समेत 18 नक्सली मारे गए, इसमें 50 लाख का इनामी दामोदर भी ढेर, 600 माओवादी साथ ले गए। और 17 राज्यों में कोहरा, यूपी में ट्रेनें फ्लाइट लेट, हरियाणा में विजिबिलिटी 5 मीटर, हिमाचल में पारा -9 डिग्री पहुंचा, एमपी में 4.6 पहुंचा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर दिल्ली से है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सदर बाजार क्षेत्र से अनिल भारद्वाज को टिकट देकर मैदान में उतारा है। सदर बाजार से अनिल भारद्वाज ने अपना नामांकन दाखिल करके चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। अनिल भारद्वाज ने सदर बाजार क्षेत्र की जनता से जनसंपर्क अभियान करके उनसे मुलाकात की, साथ ही अपने चुनाव के लिए वोटों की अपील करने के लिए लोगों से चुनाव में साथ देने की अपील की, ताकि दिल्ली विधानसभा में सदर बाजार सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली जा सके। दिल्ली से हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ने सदर बाजार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल भारद्वाज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। अब चुनाव प्रचार भी अभियान तेज हो गया है। इसी पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से अनिल भारद्वाज जी इस समय हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और चुनाव जनसंपर्क अभियान किस तेजी के साथ और किस रणनीति के साथ चला दें। अनिल भारद्वाज जी बताइए, आपको कांग्रेस के तरफ से सदर बाजार विधानसभा सीट के लिए टिकट, आपने नामांकन फाइल कर दिया, किन मुद्दों के साथ आप सदर बाजार के क्षेत्र से जनता से संपर्क करके वोट मांगकर जिताने की अपील कर रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पे हमारा ये कहना है कि जो 11 साल यहाँ इस क्षेत्र में विधायक को दिए गए, वो विधायक लोगों के काम करने में और काम करते दिखने में नाकाम रहे। यहाँ आप देखेंगे कि जगह जगह जल भराव है, सड़कें टूटी हुई हैं, उन सड़कों में पे पानी भरा रहता है, कहीं नालियों में का पानी बाहर आ रहा है, कहीं शिविरों का पानी बाहर आ रहा है। आप क्षेत्र में एक जगह से और आखिरी जगह तक जब घूमेंगे तो लोगों की तकलीफ और दर्द आप आम कॉमन मैन में जाइए, वो बताएंगे कि किस परेशानी में वो यहाँ पिछले 11 साल से गुजर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ डेवलपमेंट हुआ, यहाँ विकास हुआ, यहाँ की सड़कें अच्छी थी, लेकिन आज हालात ये है कि लोगों को पानी जो है वो नल में नहीं मिल रहा, स्वच्छ जल नहीं मिल रहा, खरीद के पीना पड़ता है, क्योंकि पानी तो आई 1 घंटे से कम की सप्लाई रही है। अरे भाई, जो पार्टी ये कह के आई थी कि हम लोगों को जल नल से देंगे, उसका जल जो है वो सड़कों पे है। और मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी के लिए इससे बड़ी विडम्बना नहीं हो सकती कि ना तो इलाज के लिए कोई यहाँ सहूलियत अच्छी करी गई, ना यहाँ कोई हॉस्पिटल बनाया गया, ना एक भी पार्किंग यहाँ खड़ी की गई, जिस पे मल्टी लेवल पार्किंग 1-2 तो कम से कम सदर बाजार को इमीडिएट चाहिए। क्योंकि सदर बाजार क्षेत्र का चाहे ये डिप्टीगंज वाला हिस्सा हो, चाहे वो आपका शास्त्री नगर और सुभद्रा कॉलोनी वाला हिस्सा हो और शहजादा बाग हो, इन सब में लगातार ट्रैफिक जाम है, क्योंकि लोगों के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है समुचित जहां वो अपनी गाड़ी लगा के बढ़ सके। खरीदारी करने आना हो, मिलने रिश्तेदारों से मित्रों से आना हो, तो लोग बचते हैं कि 10 बजे के रात के बाद चलेंगे साहब, यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने या स्कूटर खड़ी करने की जगह नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एक ऐसी निकम्मी और मैं समझूंगा कि नकारा सरकार लोगों के सामने, और विधायक उससे भी ज़्यादा नकारा, फेल, मतलब लोगों को या तो मिलते ही नहीं है, मिलते हैं तो वो काम नहीं कर सकते। काम करने की अगर काबिलियत या कुव्वत नहीं थी तो इतनी बार आपने लोगों से वोट मांग के आज आप क्या नया करेंगे?
अच्छा, एक चीज बताइएगा कि जब हम विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के तमाम जगह जाते हैं और जनता से जब बात होती है और हम उनसे पूछते हैं कि आखिर लगातार 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, और इधर 11 साल से आम आदमी पार्टी केजरीवाल आगसी की सरकार हो गई है, तो जब तुलना करवाते हैं तो आज भी लोग शीला दीक्षित सरकार को याद करते हैं। कौन ऐसे उनके विशेष काम है जिनको लेकर आज भी लोग उनको नहीं भूले? देखिए, कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली में 90 से ज़्यादा फ्लाईओवर का निर्माण किया, रेलवे अंडरपास, दूसरे फुट ओवर ब्रिज, अलग अलग चीज़ें, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण के साथ उन्होंने दिल्ली के लोगों का डेवलपमेंट किया। मैं उस सरकार का हिस्सा था और मुझे खुशी है कि दिल्ली का कायाकल्प करने वाली उस सरकार के हम हिस्सेदार थे। और दिल्ली में आप देखेंगे कि हमने 18 हॉस्पिटल लोगों के लिए तैयार किए थे, जिसमें 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी थे। आज की इस सरकार ने 11 साल में एक भी नया हॉस्पिटल दिल्ली को नहीं दिया। इस सरकार का सोच आपको पता लगेगी, जब कोरोना जैसी महामारी से दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी, उस समय मुख्यमंत्री जी जो पहले कहते थे कि एक कमरे का ही घर चाहिए, वो शीश महल बना रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में वो भ्रष्ट आबकारी नीति बन रही थी उसी दौरान। तो सरकार की नीयत पे बहुत बड़ा सवाल है। और नुमाइंदे के तौर पे अगर देखेंगे आप लोगों को, तो नुमाइंदों ने तो निराश किया है। विशेषकर हमारे सदर बाजार क्षेत्र के जो नुमाइंदे हैं, इनके 3 बार लोगों ने अपना भरोसा वोट देकर उन्हें विधायक बनाया, लेकिन पूरी तरह क्षेत्र का रखरखाव इतने बुरे हालात में, बद से बदतर हालात में, तो मैं नहीं समझता कि अब और ज़्यादा मौका जनता किसी को देगी। यहाँ बदलाव तय है। तो मैं समझता हूँ कि लोग जिस तरह से अभूतपूर्व समर्थन मुझे दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लोगों का प्यार और समर्थन हमारे साथ है। जिस प्रकार सदर विधानसभा क्षेत्र के मद्देनजर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, अच्छे स्कूलों की बात करती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की अच्छी बात करती है। क्या इनके जो वादे हैं उनको लेकर आप सदर विधानसभा क्षेत्र में कितनी उनको हकीकत दावों उनकी लगती है कि सिर्फ के दावे खोखले लगते हैं? देखिए साहब, आप खुद चले जाइए, आप यहाँ जिस भी क्षेत्र में आप चाहें उसमें जाइए, घूमिए, लोगों से उनकी तकलीफ़ों के बारे में, रखरखाव कैसा काम विधायक ने करा है, सीधे तौर पे पूछिए, तो लोग आपको खुद ही जवाब बता देंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक ऐसे फेलियर हर कदम पे, हर क्षण फेलियर ही फेलियर उनके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा अचीवमेंट वो नाकाम रहे हैं कि लोगों को बता पाएँ। अगर 11 साल में 11 भी बड़े काम पूछे जाएं तो 5 भी काम नहीं गिना सकते, 11 तो बहुत दूर की बात है। रुक रही अगली अहम खबर का। खनौरी बॉर्डर पर पिछले 54 दिनों से आपको बता दें मरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संघर्ष आखिरकार रंग लाया है। आपको बता दें, एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी सहित 16 प्रमुख मांगों पर फरवरी 2024 से केंद्र और किसानों के बीच बना डेडलॉक खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के दखल का असर यह हुआ है कि केंद्र की टीम शनिवार को खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के पास उनकी मांगों पर बातचीत के लिए प्रपोजल लेकर पहुंची। शनिवार को खनौरी बॉर्डर पर 5 घंटे तक चली बैठकों का दौर निर्णायक रहा। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी रहेगा। हालांकि वह मेडिकल असिस्टेंट्स लेने के लिए तैयार हो गए हैं। चंडीगढ़ में 14 फरवरी को किसानों और केंद्र के बीच बातचीत का दौर दोबारा शुरू होने के संदेश से अब शंभू बॉर्डर से 21 जनवरी को 101 किसानों के जत्थे को दिल्ली कूच का फैसला भी रद्द कर दिया गया है। 14 फरवरी की बैठक से पहले अब किसान जत्थेबंदियों द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाए जाने को लेकर भी केंद्र की टीम को सहमति जताई गई है। खनौरी बॉर्डर पर मरण अनशन कर रहे 121 किसानों के जत्थे का मरण अनशन समाप्त होगा या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रतलाम जिले में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल का रतलाम दौरा रहा। वक्फ बोर्ड की नई शिक्षा नीति के तहत जिले के मुस्लिम बच्चों को लाखों की राशि वितरण आयोजन में डॉक्टर सनवर पटेल शामिल हुए, जहां करीब 250 मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रति छात्र 10,000 की फीस सहायता राशि दी गई, जिसमें जिले की अलग अलग कमेटियों से जरूरतमंद बच्चों के नाम सामने आए थे। इस दौरान मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 2024 संशोधित वक्फ अधिनियम बिल आएगा, हम उस पर काम करेंगे। वक्फ की संपत्तियों के लिए कानून मजबूत होना चाहिए। जो लोग वक्फ की संपत्तियों से अपना घर चलाते हैं, गुंडागर्दी और असामाजिक गतिविधियों पर खर्च करते हैं, उन पर लगाम लगाने का हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारी विभाग की मंत्री सम्मान्य कृष्णा गौड़ जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो हमारे इस प्रकार के काम में हमको सहयोग करते हैं, वो हमको प्रोत्साहित करते हैं और हमारे पीछे खड़े होते हैं, कहते हैं कि जाइए और अच्छा काम समाज के बीच करिए। और जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वाक्य अंत्योदय, समाज के जो अंतिम पंक्ति है उसमें खड़े होने वाले व्यक्ति का उदय। तो अब जब यहाँ वक्फ का जो काम है यह परोपकार का कार्य है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार का वसीयतनामा लिख दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी राजद के संविधान में बदलाव के साथ परिवार के तमाम लोगों के पद और कद तय कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि दूसरे दलों में टूट का बारंबार दावा करने वाली पार्टी राजद को अपना किला बचाने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ा है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। लालू यादव ने पार्टी के अंदर परिवार से उत्तराधिकारी को लेकर सभी संशयों को दूर करने के लिए यह फैसला लिया है। बड़ी बेटी या बेटे को पद दिया, लेकिन कद छोटे बेटे तेजस्वी यादव को दिया। पद वाले बड़े परिजनों की गवाही में सबसे छोटे तेजस्वी यादव को समकक्ष कद देने की वजह भी समझने लायक है। देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां डीएम विशाख जी अय्यर ने आज लखनऊ जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि केन्यूज संवाददाता से साक्षात्कार में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, भूमाफिया और शहर को सुगम बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू पर बात की। क्या कुछ कहा विशाख जी अय्यर ने, सुनाते हैं आपको। लखनऊ के नवागत जिलाधिकारी विशाख जी ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। क्या कुछ सर प्राथमिकता रहेंगी राजधानी लखनऊ के लिए? प्राथमिकता तो सबसे पहले तो हमेशा जन सुनवाई एक सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। जो समस्याएं हमारे स्तर तक आते हैं उसका समयबद्ध रूप में और गुणवत्ता के साथ उसका निस्तारण, और उसके साथ साथ जो महानगर कैपिटल सिटी है, यहाँ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के समयबद्ध रूप में उसका कंप्लीशन, और जो अलग अलग विभागों के स्तर पे जो इश्यूज पेंडिंग है उसका अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए उसका समयबद्ध रूप में निस्तारण। सर, प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो कहने की चुनौती भी हो जाती है और बड़े जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ जाती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट कहने की एक बड़ी समस्या है शहर के लिए, उस पर कैसे प्लान आउट करें? ट्रैफिक मैनेजमेंट के मुद्दे पर जो ट्रैफिक पुलिस और जो सड़क से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ साथ अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे, चाहे वो स्कूल्स हो, मैरिज होम्स हो, उन सारे लोगों के साथ बैठ करके उसके संबंध में एक रणनीति तैयार किया जाएगा, ताकि जो सड़क पे जो चलने वाले लोग हैं, जो एक क्वालिटी है उसमें बेटर हो और असुविधा कम हो। चूँकि सर सीएम का साफ निर्देश है कि जो एंटी भूमाफिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसको लेकर तमाम जो खनन माफिया उनको लोगों पर कैसे लगाम लगेंगे, कैसे प्लान? जो हमारी तहसील स्तर की जो टीम है उनके साथ इस विषय पर ज़रूर बहुत जल्दी इसके संबंध में चर्चा की जाएगी, और जो भूमाफिया है उन पर चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। तो शुक्रिया से बात करें तो ये राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी थे, जिन्होंने साफ तो बताया कि शहर की चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर भूमाफिया हो, हर किसी पर उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी और शहर को सुचारू यातायात भी दिया जाएगा। सहयोगी रमेश के साथ मैं अंकित तिवारी, के न्यूज़ लखनऊ। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। शहर कोतवाली इलाके के अंतर्गत विश्राम घाट पर उस समय हंगामा हो गया जब पति शकील और उसकी पत्नी निवासी राया व्यापारी मोहल्ला एक रिक्शा में प्रतिबंधित मांस लेकर राया से विश्राम घाट इलाके में लेकर आ रहे थे। उन्हें गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उनके कब्जे से 30 किलो मांस बरामद किया।
हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मांस को कब्जे में लिया और पति पत्नी को अपने साथ उठाने लगे। गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पति पत्नी काफी समय से राया से मांस लेकर विश्राम घाट इलाके में लेकर आते हैं और आसपास के इलाके में वो सप्लाई करते हैं। ये लोग प्रतिदिन इसी तरह मांस लेकर आते हैं और प्रतिबंधित इलाके में सप्लाई करते हैं। पति पत्नी दोनों के कब्जे से 30 किलो मांस बरामद किया गया है और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मांस का सैंपल भेज दिया है और पति पत्नी को हिरासत में ले लिया। भैया सूचना मिली थी हमको कि आज हमारे सूचना नहीं थी, हमारे खुद जितने भी टीम के बंदे हैं सेल्स काम पर लगे रहते हैं। इसी दौरान आज हमारे अभिषेक चौहान जी और गौरव शर्मा जी ये इस पर काफ़ी दिन से नज़र रखे हुए थे। आज इनको मौका मिला क्योंकि ये रिक्शा लेके विश्राम घाट जो तीर्थ स्थल है और प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ पर ये मांस पकड़ा गया है। हम ये नहीं कहते कि ये गौ मांस है, लेकिन मांस है। अब प्रतिबंधित क्षेत्र में मांस पकड़ा जाना और विश्राम घाट जैसे तिराहे पर, इसलिए हम प्रशासन के पास आए हैं और जो है इस पर जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो करवाएंगे। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पौस इलाके क्रॉसिंग रिपब्लिक की महागुड़ मस्कट सोसाइटी में आवारा कुत्तों के खिलाफ लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं। सोसाइटी के सैकड़ों लोगों ने सोसाइटी में लोगों और बच्चों पर आवारा कुत्तों के काटे जाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी के बाद आवारा कुत्तों को लेकर रोष और गुस्सा व्यक्त किया। पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। यहां सोसाइटी के आवारा कुत्तों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। लोगों ने गुहार लगाई कि यहां से कुत्तों को हटाकर उनके बच्चों को बचाया जाए और कुत्तों का बांध्याकरण किया जाए, क्योंकि यहां आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है और लगातार आवारा कुत्तों के द्वारा स्थानीय लोगों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं कुत्तों को रहने की जगह से न हटाए जाने के नियम के चलते कुत्तों को यहां से हटाया नहीं जा सकता है। ऐसे में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आवारा कुत्तों को आतंक से कैसे बचा जाए। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि स्ट्रे डॉग हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को, हमारे सीनियर सिटीजन्स को, इवन एडल्ट को भी बहुत दिक्कत हो रही है। ना ही कोई वॉक कर पा रहा है, ना ही बच्चे पार्क में जा पा रहे हैं। डॉग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बिना मतलब कि लोगों को काट रहे हैं, वॉक करते हुए भी काट रहे हैं, भी काट रहे हैं। हम तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि डॉग सारे बच्चों और पेरेंट्स को काट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे और यहाँ के सारे निवासी इतना परेशान हो चुके हैं, प्रशासन भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। एक बार अगर यहाँ पे किसी तरीके से कुत्ते अंदर आ जाते हैं तो हम उनको ना तो विस्थापित कर सकते हैं और ना ही उनको किसी तरीके का यहाँ से ले जाने का कोई हमारे पास तरीका है। रुकेंगे अगली हम खबर पीलीभीत से है, जहां थाना बीसलपुर इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां असली किन्नरों के गिरोह ने शादियों में उगाही करने वाले नकली किन्नरों को पकड़ा है। घटना के दौरान नकली किन्नरों को नग्न कर सरेआम पीटा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने किन्नरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां शहर के दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केमिकल गोदाम की आग पर फायर ब्रिगेड के द्वारा 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया है। फिलहाल इस पूरी आग में कोई जनहानि की सूचना नहीं है और आग से लाखों रुपए का केमिकल जलकर खाक हो चुका है। पूरा मामला थाना पन की इंडस्ट्रियल क्षेत्र का है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लुम्बिनी से एक परिवार प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए लगभग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सिद्धार्थनगर जनपद के ककर हवा बॉर्डर से होते हुए पैदल यात्रा कर रहा है। नेपाल देश के लुम्बिनी निवासी बेदी यादव भारत के कई हिंदू तीर्थ स्थान का पैदल दर्शन कर चुके हैं। प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये अपने परिवार संग पैदल यात्रा करते सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते हुए चल रहे हैं और प्रयागराज आ रहे हैं। सर, सबसे पहले मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा नाम भगवान दास यादव, मैं सुशोधन गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 से बिलोंग करता हूँ, नेपाल से। और हमारा जो मकसद है संपूर्ण सनातन को संगठित करना, सब लोग मिल करके हैं, एक सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार होगा और लोग अपने आस्था से जुड़े जा कर के जो है, और सनातन धर्म ही ऐसा प्राचीन धर्म है कि विश्व को जो है अच्छा संदेश देता है, अच्छा मैसेज जाता है। जैसे हिंदुस्तान से हुआ, नेपाल से हुआ, तो ही देश में अक्सर हिंदू का बसोबास ज़्यादा है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं। प्रदेश में हुई सत्ता परिवर्तन के बाद उन पर 100 के लगभग मुकदमे दर्ज हुए थे। उनमें कई मुकदमों में सजा सुनाई जाने के बाद आजम खान को सीतापुर जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के 1978 संभल दंगों पर बयान देने के बाद से ही शासन प्रशासन 47 वर्ष पूर्व संभल में हुए दंगों की जांच में जुट गया है। इस बीच सामने आया है कि 1993 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 1978 में हुए संभल दंगों के 8 मामलों को वापस लेने का निर्णय हुआ था। अब इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेता और रामपुर से नगर विधायक आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने संभल दंगों के आरोपियों के मुकदमे वापस करने के लिए आजम खान को जिम्मेदार ठहराते हुए आजम खान की भूमिका की भी जांच किए जाने की मांग उठाई है। अब अगर शासन आकाश सक्सेना की मांग पर जांच करता है तो संभल दंगों के बीच संभल दंगों की जांच की आंच भी सीतापुर जेल में बंद आजम खान तक पहुंच जाएगी। कि संभल के जो दंगे हैं उसकी वाकई बहुत बारीकी से इसकी जांच की ज़रूरत है। 1978 के जो दंगे थे, अगर हम उसकी बात करें तो 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिसंबर में सरकार बनती है और 23 दिसंबर को एक शासन से ही पत्र जारी होता है और उस पत्र में जो 78 में जो दंगे हुए थे उसके आरोपियों के 8 मुकदमों को वो वापस लिया जाता है। तो सीधा सा मेरा सवाल ये है कि आजम खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को उन्होंने लाया था कि दंगों के जो 8 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे उनको सरकार के द्वारा वापस लिया जाए। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां डीएम द्वारा मसूरी में रिक्शा चालकों की आर्थिकी की मद्देनजर रखते हुए रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय रिक्शा संचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको ही गोल्फ कार्ट संचालन के प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं मसूरी में गोल्फ कार्ट की दरें भी तय कर दी गई हैं। मसूरी में पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी के आदेशानुसार 5 मार्गों पर गोल्फ कार्ट संचालित किए जाएंगे। इसके लिए किराया भी निर्धारित कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिक्चर पैलेस से झूलाघर एवं झूलाघर से पिक्चर पैलेस के लिए प्रति व्यक्ति 80 रुपये, झूलाघर से लाइब्रेरी चौक एवं लाइब्रेरी चौक से झूलाघर के लिए 80 रुपये प्रति व्यक्ति, पिक्चर पैलेस से लंढोरा एवं लंढौर से पिक्चर पैलेस के लिए 80 रुपये, ग्रीन चौक से केमल्स बैंक रोड होते हुए
अंबेडकर चौक एवं अंबेडकर चौक से ग्रीन चौक तक 80 रुपये प्रति व्यक्ति तथा लाइब्रेरी चौक से कंपनी गार्डन एवं कंपनी गार्डन से लाइब्रेरी चौक तक के लिए 120 रुपये प्रति व्यक्ति किराया निर्धारित किया गया है। अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं। सर्द मौसम में चुनावी पारा हाई है। ऐसे में उत्तराखंड में यह निकाय चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश में कई निकाय सीट दिग्गज नेताओं की साख का सवाल भी बनी हुई है। यह खास रिपोर्ट देखिए। विकासनगर नगर पालिका का चेयरमैन पद इस बार निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जहां भाजपा ने व्यापारी वर्ग से पूजा चौहान गर्ग पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरज बॉबी नौटियाल पर दांव खेला है। जबकि यहां इन दो दिग्गज पार्टी प्रत्याशियों के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी मधुबाला रावत खम्बा भी चुनाव मैदान में है। चुनाव मैदान में उतरे चेयरमैन और सभासद पदों के प्रत्याशी अपने अपने स्तर से डोर टू डोर और बैठकों के माध्यम से वोट बैंक साधने में लगे हैं। खास बात यह है कि यहां की चेयरमैन सीट एसटी आरक्षित होने से राजनीतिक दलों के चुनावी समीकरण बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जहां एक ओर भाजपा प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग व्यापारी वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखने और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान का साथ होने के चलते अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विकासनगर विधायक रहे नव प्रभात के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी धीरज बॉबी नौटियाल निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य तो हैं ही, साथ ही उनकी पत्नी विकासनगर नगर पालिका के वार्ड 11 से सभासद रही हैं, जिस वजह से कांग्रेस उनके पक्ष में पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात और पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने यहां खुद मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए, आज हमारा वार्ड नंबर 8 में था। अभी हम लोग जो है करीब 7 वार्ड कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत वार्डों में बहुत ज़्यादा समस्या है, चाहे वो इंसुलेटेड केबल की समस्या हो, चाहे वो नालियों की समस्या हो और चाहे सफाई की समस्या हो। जनता का बहुत ज़्यादा भरपूर प्यार हमको मिल रहा है और जो हम जनसंपर्क कर रहे हैं, जिस घर में भी मैं जा रहा हूँ उस परिवार का सदस्य बाहर निकल के 2-4 और घरों में मेरे को ले जाने के लिए तैयार बैठा है। किस तरह के मुद्दे मानते हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। अभी हमारी जो ये नगर पालिका है इसमें हम पथ प्रकाश की जो व्यवस्था है उसको बहुत अच्छा करेंगे। जैसे हमने कहा कि सफाई की व्यवस्था और मुद्दे बहुत हैं। पहले मुझे विकासनगर की जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जनसंपर्क करते हुए ही इतनी जनता निकल के अपने घर से आ रही है, तो जो सरकार ने पिछले कार्य किए वो सारे बहुत अच्छे से किए हैं, तभी इतनी जनता समर्थन में आई है। और मुझे लगता है कि बहुमत से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी और जितने भी वार्ड मेंबर हैं, सभासद हैं, सभी लगभग जितने वार्ड मैंने कवर किए हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें समस्याएं हैं, वार्ड मेंबरों ने काम भी बहुत किए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा जितनी जनता हमारे साथ जुड़ रही है, हम जिस भी उसमें वार्ड में जाते हैं जनता निकल के आती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं उसी के आधार पे आप देख सकते हैं। खास बात यह भी है कि कभी चोहड़पुर के नाम से जाना जाने वाला विकासनगर शहर सन 1971 में नगर पालिका के रूप में अस्तित्व में आया था, जहां पहली बार भाजपा यानी तब की जनसंघ पार्टी से जुड़े चंदन लाल अग्रवाल ने पहले निर्वाचित अध्यक्ष पद के रूप में यहां का जिम्मा संभाला था। तब से लेकर आज तक नाम के अनुसार समय समय पर शहर का विकास हुआ और बारी बारी कांग्रेस व भाजपा से जुड़े लोगों ने यहां की अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। खास बात यह भी है कि यही वह शहर है जहां से पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री स्वर्गीय ब्रह्मदत्त और यूपी सरकार में मंत्री रहे बर्फिया लाल जुआठा का ताल्लुक है, जहां विकासनगर विधानसभा के नाम पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार और मौजूदा विधायक मुन्ना सिंह चौहान की राजनीति को प्रदेश में ही नहीं देश में अलग पहचान मिली। देखिए, करीब हम पूरी नगर पालिका का डोर टू डोर कंप्लीट कर चुके हैं और लोगों का बहुत अधिक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लगता है चुनाव में सफलता मिलेगी। कल कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार प्रेमचंद अग्रवाल जी आए थे, एक ही समाज के लोगों की बैठक की है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की नीति ही समाज को विभाजित करने की है। वो धर्म के आधार पे भी विभाजित करते हैं, जातियों के आधार पे भी विभाजित करते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी जाति धर्म को
एक समान दृष्टि से सम्मान देते हुए राजनीति करती है। हमारी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और सभासदों के साथ बाजार के अंदर जनसंपर्क अभियान का मैंने रखा था, लेकिन आप देख रहे हैं ये कोई रोड शो का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन स्वस्फूर्त तरीके से हर गली मोहल्ले से नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्गवार सब निकल करके हुजूम सड़कों पर है। ये इस बात का प्रमाण है कि चुनाव में पूजा चौहान गर्ग का अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतना सुनिश्चित है और वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत करके आ रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इन दिग्गज नेताओं वाले इस शहर की सबसे अहम सीट पर कौन काबिज होता है और कौन अपने वायदों और दावों को साकार करता है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रविवार को खटीमा नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी और रामू के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल रोड शो किया और जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान भारी जनसैलाब देखने को मिला, जहां भाजपा कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों ने ढोल नगाड़ों, पंजाबी नृत्य और छोलिया नृत्य के साथ रोड शो में भाग लिया। मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा की जनता से भाजपा के प्रत्याशी रामू जोशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि भाजपा सरकार बनने से नगर के विकास में 3 गुना गति आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि खटीमा के चौमुखी विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। धामी ने भाजपा के पूर्व में किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया और कहा नगर के निरंतर विकास का भरोसा दिया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रामू जोशी को जगह जगह फूलमाला पहनाकर अपना जन समर्थन और आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं और जनता के जोश को देखकर आश्वस्त किया कि इस बार निकाय चुनाव में कमल का फूल खिलने जा रहा है। मैंने आपको बता देना चाहता हूं कि इस खटीमा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार लगे रहते हैं, आज उन्होंने आप लोगों के समक्ष भी ये स्पष्ट कर दिया कि खटीमा का चहुमुखी विकास उनका सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। और अगर खटीमा की महान जनता ने सही निर्णय ले लिया 23 तारीख को, तो इस खटीमा के दिन बदलने में समय नहीं लगेगा। इस बार लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जिताएंगे और पूरे वार्डों के मेंबरों को भी जिताएंगे और निकाय की सरकार भाजपा की बनेगी। यहाँ का विकास तेज गति से होगा। रामू भैया बहुत हमारे अनुभवी कार्यकर्ता भी रहे हैं, समाज सेवक भी रहे हैं, तो इनके यहाँ चेयरमैन बनने से यहाँ का विकास तेज गति से होगा। यहाँ एक आदर्श नगर पालिका बनेगी, साफ सुथरी बनेगी, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है वो सिस्टम बनेगा, सीवर लाइनें नहीं है वो बनेंगी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण पर है और सभी प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। साथ ही साथ प्रत्याशियों को समर्थन का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में आज रुड़की पहुंची जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आंदोलनकारी भावना पांडे ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भावना पांडे ने कहा कि रुड़की निकाय चुनाव में उनका समर्थन उस प्रत्याशी को होगा जो सबसे अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि सचिन गुप्ता एक पढ़े लिखे और धार्मिक प्रवृत्ति के अच्छे इंसान हैं। साथ ही उनकी पत्नी पूजा गुप्ता भी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं। वह अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता को देगी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा ऐसी महिला को टिकट दे दिया है जिसके सामने खड़े प्रत्याशियों के नाम ही नहीं पता। ऐसी महिला बोर्ड कैसे चलाएगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता से पूजा गुप्ता के समर्थन में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि सभी प्रत्याशियों में पूजा गुप्ता ही शिक्षित महिला है जो नगर निगम के बोर्ड को सभी प्रकार चलाकर विकास की गंगा बहाने का कार्य कर सकती हैं। देखिए, आना तो मुझे पहले चाहिए था, मगर मैं अभी अपने कुछ प्रोजेक्टों में बिजी हूँ जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रही हूँ। और निकाय चुनाव में बराबर मेरी निगरानी है और मैं सचिन गुप्ता और उनकी पूजा गुप्ता, उनकी वाइफ जो मेयर के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन के लिए आई हूँ और जनता से अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि उत्तराखंड की बेटी निस्वार्थ भाव से आपसे चाहती कि आप अपने लिए वोट करें, अपने लिए वोट करें, क्योंकि जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे और सबसे बेस्ट कैंडिडेट मेरे हिसाब से पूजा गुप्ता है। और आप देखिए, एक कैंडिडेट निर्दलीय प्रत्याशी है यशपाल राणा जी, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार उसी दिन कर लिया जिस दिन उमेश कुमार द्वारा उन्हें समर्थन लिया। और बीजेपी की कैंडिडेट अनीता भाभी को मैं बोलना चाह रही हूँ, पूजा गुप्ता का नाम याद नहीं, क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी का नाम पूछा तो अब पड़ोसी से पूछती है कौन, तो और बोलना उनको आता नहीं है, ना उनको आता ना उनको पतिदेव को आता है। इसलिए वो कल निगम के अधिकारियों को भी नहीं धमका सकती हैं, ना काउंसलरों से कुछ कह सकती हैं, ना वो काम ले सकती हैं।
दुर्भाग्य भाजपा के लिए ये है कि इनके पास न तो मैंगलोर में कैंडिडेट, न इनके पास लंडोरे में कैंडिडेट, न इनके पास रुड़की में कैंडिडेट, न ऋषिकेश में। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लक्सर पुलिस व सामाजिक संस्था के साथ सुल्तानपुर नगर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों में, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों के साथ नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी व कोतवाली प्रभारी राजू रौथाड़, सहायता समिति के अध्यक्ष क्षेत्राधिकारी नताशा सिंह ने बताया कि नशा मुक्त को लेकर राज्य के शहर में नशा करने वाले व्यक्तियों की काउंसलिंग कर उन्हें नशा मुक्त करने व नशा बेचने वाले व्यक्तियों की सूचना पुलिस को देने के संबंध में जागरूक किया। देखिए, आज जो नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान है उसके दृष्टिगत सुल्तानपुर क्षेत्र में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें जन सामान्य को हमने जागरूक किया कि नशे के जो दुष्प्रभाव होते हैं, जो उनके बच्चों पे एवं समाज पे, और जो आगे बढ़ के और आगे चल के बच्चों के भविष्य के लिए कितने नुकसानदायक है, उससे उनको अवगत कराया गया एवं समाज में जागरूकता कैसे बढ़े और कैसे पुलिस को समय से सूचना मिल पाए। सहायता समिति पिछले 12-13 वर्षों से लगातार इस तरीके के काम करती चली आ रही है, जो समाज की सेवा से जुड़े हुए हैं। चाहे गरीबों को कंबल वितरण हो, चाहे नशा मुक्ति अभियान हो। लेकिन इस साल हमारी समिति ने ये भी सर्वसम्मति से तय किया है, जितनी बुराई आए, चाहे छाती पर गोली लगे, ये नशा बेचने वालों को जेल की हवा खिलवानी ही है। कोई भी हो, कहीं का भी हो। जिस बच्चे को दरोगा बनना है, सिपाही बनना है, तहसीलदार बनना है, डीएम एसपी बनना है, उस बच्चे को वैसे ही 15-16 साल की उम्र में नशे की लत लगा के बर्बाद किया जा रहा है। तो बच्चा बर्बाद नहीं है, उसका परिवार बर्बाद नहीं है, भारत का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बागेश्वर से है, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी गीता रावल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बागेश्वर नगर के 11 वार्डों का वास्तविक विकास करने का वादा किया है। कांग्रेस की प्रत्याशी गीता रावल ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश खेतवाल पर विकास के नाम पर मेकअप करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रत्याशी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। 7 वार्ड थे और आज मैं इस दौरान लगातार जनसंपर्क कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, मुझे हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। वास्तव में जहाँ विकास की ज़रूरत थी, जितने भी हमारे वार्ड हैं, उसके अंतिम व्यक्ति तक जो विकास होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जाम की स्थिति है, पार्किंग का बनना बहुत आवश्यक है, उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह पार्किंग लंबित पड़ा है काफ़ी लंबे समय से। और रैन बसेरा, जो कि सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनसभा आयोजित की और भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। रेल रोड पर हुई जनसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर डोईवाला में ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो नगर का विकास तेजी से होगा और आधुनिक सुविधाओं का जाल बिछाया जाएगा। वहीं भानियावाला में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बाद नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा के प्रत्याशी जीत कर आएंगे, क्योंकि भाजपा ने हमेशा जनता की सेवा की है और जनता काम को लेकर वोट देती है। जनसभा में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। मैं चाहे विधायक रहा, मंत्री रहा या मुख्यमंत्री रहा, आज हमारे ब्रजभूषण गैरोला जी क्षेत्र के हमारे सम्मानित विधायक हैं। क्षेत्र के विकास के लिए हमने काम किया है। ये आम जनता इस चीज़ को महसूस करती है और बोलती है। हम जनता को आश्वस्त कर रहे हैं, हमने विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे। आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता सब जानती है, जनता जागरूक है और बड़े बड़े दिग्गज दूसरों के प्रचार में नीचे मैदान में उतर गए हैं। उन्हें पता चल गया कि जनता को सब कुछ पता चला है, सब कुछ पता चला है। जनता मेरे साथ है, मातृशक्ति मेरे साथ है और विजय की ओर हम बढ़ रहे हैं और विजय का पताका लहरा के आपके पास आएंगे। कौन सी समस्या ऐसी है जिनको आप हल करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो गंदगी जो है, साफ सफाई। मैं पहले स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा रहा और सफाई बिल्कुल जीरो, और सफाई हो गई, चोरी हो गई
है ना। और ये 19 बिंदु हैं, इन पे काम होगा। और रोड, बिजली, पानी, दुर्भाग्य की बात है, ऋषिकेश रोड पे खड़ा हूँ। ऋषिकेश रोड के पास में मैंने देखा यहाँ पे गलियों में जल भराव होता है। हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा महापर्व चुनाव का माना जाता है और हमारे यहाँ निकाय चुनाव 23 तारीख को होने, और निश्चित रूप से हर मतदाता के अपने वोट की कीमत है। उनको एक बहुत बड़ा एक अधिकार मिला है। तो मैंने अपील की है सभी से, आप मतदान जरूर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस प्रकार से जब जनता मतदान करती है तो हम एक शब्द बोला करते हैं, जनता जनार्दन। तो वो आशीर्वाद जब जिसको मिलता है, फिर वो हमारा प्रत्याशी उम्मीदवार वो फिर एक वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, मतदान करेगी। निश्चित रूप से हमारे यहाँ 23 तारीख को जो लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें अधिकांश संख्या में लोग जब मतदान करेंगे तो सही व्यक्ति फिर सामने चुनाव जीत के सामने। पार्टी का सब जगह बहुत, जिस तरह से मुझे फीडबैक पूरे प्रदेश से मिल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी ने पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी डॉक्टर सरस्वती खेतवाल के प्रचार अभियान को गति देने के लिए नैनीताल पहुंचे। नैनीताल पहुंचे प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रत्याशी के साथ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच है, प्रदेश सरकार की अपनी कोई उपलब्धि है ही नहीं, इसलिए स्थानीय मुद्दों से पूरे राष्ट्रीय मुद्दों को जनता को गिना रही है। राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी कांग्रेस द्वारा बनाए गए स्टेडियम पर कराए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस का पूरा परिवार एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ रहा है, पूरे प्रदेश में ही लड़ रहा है। और नैनीताल की बात करें तो आप देख रहे हैं किस तरह सभी वरिष्ठ लोग और नौजवान साथी, महिला कांग्रेस के हमारे बहनें, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से डोर टू डोर क्योंकि ये चुनाव बड़ा स्थानीय सरकार का चुनाव है, स्थानीय निकाय के लिए चुनाव है, स्थानीय सरकार बनती है, जैसे पार्षद और चेयरमैन का चुनाव होता है। तो ये चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत संपर्क का चुनाव होता है। इसलिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी उम्मीदवारों के साथ में घर घर जाकर अपने प्रत्याशी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे। और मैं मानता हूं कि जब परिणाम आएगा, अभी 2 दिन का और समय है, 2 दिन पूरा ताकत से हम लोग लगे हैं। 2 दिन बाद जब वोटिंग होगी 23 तारीख को और 25 को रिजल्ट आएगा, एक अच्छे बहुमत से हम लोग न सिर्फ पालिका जीतेंगे बल्कि उसके चेयरमैन जीतेंगे, बल्कि उसके अलावा वार्डों में भी हमारे साथ जीत के आएंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। श्रीनगर निकाय चुनाव में महापौर की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम तिवाड़ी ने रविवार को नगर क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नर्सरी रोड, गणेश बाजार होते हुए रैली निकाली। स्थानीय गोला पार्क में जनसभा में ये रैली तब्दील हो गई। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए महापौर की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम तिवाड़ी ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भाजपा ने कुचक रचकर उन्हें पद से गिराने का काम किया। साथ ही कहा कि पालिका अध्यक्ष रहते उन्होंने शहर की नालियों को भूमिगत करने के साथ ही बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों की सुविधा के लिए बहुउद्देशीय पार्कों का निर्माण करवाया, जिससे वह बुजुर्ग सड़कों पर टहलने के साथ पार्क में टहल सकें। तिवाड़ी ने कहा कि पालिका अध्यक्ष रहते हुए कोविड काल में वह जनमानस की सुविधाओं के हमेशा तत्पर रहकर उन्होंने काम किया, श्रीनगर के विकास के लिए कार्य करती रही हैं। पहले तो मैं श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र की समस्त मातृशक्ति जो इतनी बड़ी जनसंख्या में वो अपनी बेटी को आशीर्वाद देने और रैली को सफल बनाने के लिए आएगा, उनके श्री चरणों में मेरा नमन। जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम। और छोटे छोटे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार, क्योंकि वो जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं वो पूनम तिवाड़ी पतंग बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। तिवाड़ी जी, जिस तरह बिल्कुल देखिए, आप सभी के सम्मुख है, जनता क्यों पूनम के साथ खड़ी है। पूनम के साथ इसलिए खड़ी है कि पूनम ने काम किया है, छोटे से कार्यकाल में काम करके दिखाया है, अपने आप को साबित किया है। कोरोना में सड़कों पे रही है और पूरे शहरवासी को जो इतना ज़्यादा कोरोना का जो संक्रमण हुआ था और शहरवासियों को कहीं पे भी कुछ भी मतलब शहर में संक्रमण ना फैले, उसके लिए अपने कर्मचारियों व सहयोगियों के साथ सड़क पर रही है। और इस वजह से जनता मुझे प्यार देती है और मैं जनता के साथ, अपनी मातृशक्तियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हूँ। कोई मैं आज से नहीं जुड़ी हूँ कि चुनाव आ गया और पूनम उनके बीच में आ गई। पूनम 5 नहीं, पूनम बचपन से महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है।
सिरपुर से आई हूँ। सिरपुर से मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो बड़े उत्साह के साथ पूनम तिवारी के नारे लगाते हुए आ रहे थे और साथ में मैं भी थी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बड़े जोश में थे लोग। उन्होंने वहाँ सिरकोट में काफ़ी विकास भी किया है, वो भूमिगत नालियों का बनाया उन्होंने, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था भी की है, काफ़ी अच्छा विकास किया है उन्होंने सिरकोट। देखिए, पूनम तिवारी जी बहुत ही कर्मठ एवं ईमानदार और जुझारू प्रत्याशी हैं। मैंने अभी तक मैदान में किसी को अपने सामने ऐसे वोट मांगते हुए देखा, जो वो घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार कर रही है, हर महिला से मिल रही है मातृशक्ति का, उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। कि जब पूनम तिवारी नगर पालिका की अध्यक्षा थी उस समय मैं भी प्रधान थी वैदगांव की, आज मैं वर्तमान हूँ। लेकिन उस समय जो हमारी ग्राम सभाएं थी उसको नगर निगम में लाने का प्रयास किया गया, जो कि भौगोलिक परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल था। और उस तरह से इसलिए उन्होंने हमारा साथ दिया, तिवारी मैडम ने हमारा साथ दिया कि नगर निगम में ना जाए, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र ही रहे, जिससे कि उसकी भौगोलिक स्थिति को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हम आज उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी उस वक्त हमारे साथ थी। श्रीनगर की जो राजनीति है और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 85% यहाँ की इकोनॉमी है वो स्टूडेंट बेस है। तो हम लोगों की यही मांग रहेगी कि जो भी यहाँ पर मेयर बने वो स्टूडेंट बेस बनाए, वो ऐसी चीज़ें बनाए जिससे स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी वो हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूनम तिवारी जी की रैली थी, कुछ काम इन लोगों ने बहुत अच्छे किए थे, लेकिन एक मांग हर चीज़ की हम लोगों की ये थी कि जो भी काम यहाँ पर हो रहा है वो यहीं के लोग करें। हम लोगों ने धन सिंह रावत जी से काफ़ी बार की एक सिटी बस की मांग हम लोगों की बहुत पुरानी है। और आज की रैली में आपने देखा होगा कि हमारे साथ बहुत से युवा भी हैं और बहुत से अलग अलग जनरेशन के हमारे साथ हैं, इस रैली में आए हुए थे। तो उन्होंने हमारे युवाओं को, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी को उन्होंने मतलब जिसकी जो नीड थी उन्होंने पूरी करी है। वो जैसे श्रीकोट में पार्क बनाना या कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम है तो उन्होंने सब किया है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनको भर भर के वोट दें और उनको ही श्रीनगर का पहला वो बनाएं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी चरणों में अध्यक्ष पद का चुनाव रोचक होता जा रहा है। बागेश्वर में निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं। बागेश्वर में आयोजित प्रेस वार्ता में निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी कभी भी जन मुद्दों पर संघर्ष करते नहीं दिखाई दिए। ये संकल्प है कि हम हर घर के देखिए, अभी तक जो स्थिति है लोगों ने मन बना दिया है, क्योंकि लोगों ने संघर्ष से देखा है। लोगों को आज की डेट में समाज में लड़ने वाला आदमी चाहिए, जो लोगों के दुख सुख में खड़ा हो सके, जो लोगों की जमीनी समस्या को समाप्त कर सके। तो इसलिए लोग संकल्पित है और जो लोग चाह रहे हैं कि हम धन बन के दम पे अपने इलेक्शन को जीत जाएंगे, वे शायद ही उनके लिए इस बार संभव होगा। आपकी अगर सोच होती काम करने की तो मैं तो आपको दोनों को चैलेंज देता हूं। आप ये बताइए, बागेश्वर की जनता की आम लड़ाई में आप कब सड़कों पर उतरे? रुक करेंगे अगली अहम खबर का। निकाय चुनाव मतदान को लेकर महज चंद दिन बचे हुए, ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में आज विकासनगर नगर पालिका क्षेत्र में विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पार्टी प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग और सभासदों के पक्ष में मुख्य बाजार, जनसंपर्क और रोड शो कर जनता से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने अपील की, जहां उन्होंने विकासनगर और हरबटपुर नगर पालिका में पार्टी प्रत्याशियों की प्रचंड जीत का दावा किया। हमारी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और सभासदों के साथ बाजार के अंदर जनसंपर्क अभियान का मैंने रखा था, लेकिन आप देख रहे हैं ये कोई रोड शो का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन स्वस्फूर्त तरीके से हर गली मोहल्ले से नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्गवार सब निकल करके हुजूम सड़कों पर है। ये इस बात का प्रमाण है कि चुनाव में पूजा चौहान गर्ग का अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतना सुनिश्चित है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।